गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हम लोग आज प्रतिरक्षा तंत्र का अगला भाग पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा तंत्र का अगला भाग हमारा होगा टीकाकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो टीकाकरण से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हम लोग पढ़े थे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। हम लोगों ने उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र में देखा था, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी प्राथमिक अनुक्रिया करती है, जिसमें धीरे धीरे अपना कार्य करती है और धीरे धीरे किसी भी पैथोजन को नष्ट करता है। लेकिन जब दूसरी बार उसी पैथोजन का जब आक्रमण होता है तो हमारी बॉडी बड़े तेज़ी से उन्हें मारने का कार्य करती है एंटीबॉडी की सहायता से, क्योंकि उनमें पहचानने की क्षमता आ जाती है कि कोई पहले आ चुका है। हम लोगों ने टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा भी, जाना भी है कि इसमें स्मृत कोशिका पाई जाती हैं जो याद करने का काम करती हैं। तो उसी से संबंध रखता है टीका या टीकाकरण। पहले हम टीकाकरण से है क्या, टीकाकरण का उद्देश्य क्या, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई भी पैथोजन है, कोई जीवाणु है, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, दुर्बलीकृत करते हैं और द्रव के रूप में उसे क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं और किसी भी शरीर में उसे प्रविष्ट करा देते हैं, यानी लगा देते हैं। लगाने से ये लाभ होता है कि हमारी बॉडी जो प्राथमिक अनुक्रिया करना होता है उसके प्रति कर लेती है, यानी बॉडी प्राथमिक अनुक्रिया कर लेती है, यानी कि उसको धीरे धीरे अपना पहचान के सही हो लेती है। लाभ क्या है कि पहले से किसी भी पैथोजन को अपने शरीर से पहचानवा दीजिए, ताकि बाद में इसी का पैथोजन अगर रियल में आए तो हमारी बॉडी इसकी अनुक्रिया करे, इसको पहचाने कि हाँ इनसे हमारा मुकाबला हो चुका है और वह तेज़ी से मारने का कार्य करता है। यही है टीकाकरण का उद्देश्य, यानी बॉडी में उस द्रव्य को लगा दीजिए जो हमारी बॉडी में द्वितीयक अनुक्रिया करने में मदद करे, इसलिए टीकाकरण को लगाया जाता है। टीका होता क्या है? टीका किसी भी जीवाणु का निष्क्रिय या दुर्बलीकृत, या उसे हम कहते हैं एक तरह से एकदम ना के बराबर, लेकिन वो मरता नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे हम रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से, हम लोग जैव प्रौद्योगिकी जब पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल है उसका, तो उसको क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन को हम द्रव के रूप में जब उसे दुर्बलीकृत करके, निष्क्रिय करके उसे द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं, तब टीका कहलाता है। लेकिन जब उसी टीके को किसी शरीर में हम जब प्रवेश करा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। इस बात की थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। टीका किसे कहते हैं? जब तक हम किसी पैथोजन को उसे निष्क्रिय करके, दुर्बलीकृत करके, हाँ, जब तक द्रव के रूप में हम रखते हैं, पाउच में रखते हैं, तब तक क्या कहलाता है, टीका कहलाता है। ज्यों ही वही टीका किसी दूसरे शरीर में लगा देते हैं तो टीकाकरण कहलाता है। टीकाकरण से लाभ क्या होता है? टीकाकरण के लगाने का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य यही है कि ताकि हमारी बॉडी पहले हम एक अनुक्रिया करा दें, ताकि जब रियल में कोई पैथोजन हमारी बॉडी में उसी पैथोजन का आए तो हमारी बॉडी अनुक्रिया करे और आसानी से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करके उसे मारने का कार्य करे। टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो गाय में चेचक रोग से उन्होंने इस चीज़ को खोजा था। थोड़ा सा इस पर ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र से भी संबंध, किसको प्रतिरक्षा तंत्र का पिता भी कहा जाता है, किसे? एडवर्ड जेनर को। और टीके की खोज भी किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने ही की थी। इस चीज़ के लिए आप लोग बहुत माने रखता है, आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर मान के चलिए कि ये फिक्स तौर से आता है। यानी टीका पहले हम जानेंगे, किसी भी पैथोजन को हम जब निष्क्रिय कर देते हैं, दुर्बलीकृत कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, कमज़ोर करने के बाद उसे द्रव के रूप में परिवर्तित करते हैं, किसी भी रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, रासायनिक क्रिया के द्वारा उसे रखते हैं, और जब उसे क्या कहते हैं, इतने प्रक्रिया को हम टीका कहते हैं। जब किसी शरीर में इसे प्रविष्ट करा देते हैं तो टीकाकरण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है ताकि हम इस
किसी भी पैथोजन को बॉडी में प्रवेश करा के इसके प्रति प्राथमिक अनुक्रिया करा दें, ताकि जब रियल में इसका कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आए, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस का हम लोग एक बार टीका को दे दिए हैं शिशु अवस्था में, जब भी ट्यूबरकुलोसिस यंग होने पर हमारी बॉडी में आक्रमण करना चाहेगा तो हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि इसका हमसे कहीं ना कहीं सामना हुआ है और उसके प्रति तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, उसे मारने का कार्य करेगा। तो ये है टीका या टीकाकरण। तो टीकाकरण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किस पे की थी? गाय पे जो चेचक था उसके माध्यम से उन्होंने उसकी खोज की थी। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा तंत्र का पिता भी कहा जाता है। इतना आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या हुआ? टीकाकरण। तो टीकाकरण के लिए आप लोग इतना जरूर ध्यान में रखिएगा, टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण आपको समझ में आ गया कि लगाने से क्या फ़ायदा होते हैं, और विभिन्न प्रकार के टीका, BCG, DDT, तमाम प्रकार की टीका हम लोगों ने इसके पहले रोग में पढ़ लिया है। तो ये हो गया। और दूसरी स्थिति हमारी बनती है, एक होए सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, एक है निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, या टीकाकरण पूछे या सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र पूछे, तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में जो अंतर है आप लोग ये जानते होंगे। जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो एक तरह से हमारी बॉडी में स्वतः उत्पन्न होता है। किसी भी पैथोजन के आने के बाद यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। सक्रिय क्या होता है कि ये मतलब बॉडी में स्वतः उत्पन्न होता है और किसी भी पैथोजन के आने के बाद किसी भी एंटीबॉडी का निर्माण करता है और उसे लड़ने का कार्य करता है। लेकिन जो निष्क्रिय होता है उसे हम बाहर से प्रविष्ट कराते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स, आप लोगों ने दवाइयों के बारे में नाम सुना होगा। जैसे निष्क्रिय में हम एक तरह से, जैसे कहने का तात्पर्य है, बाहर से कुछ ऐसी प्रतिरक्षा दें ताकि हमारी बॉडी किसी चीज़ से लड़ने का काम करे। निष्क्रिय के अंतर्गत क्या है? जैसे IgA, क्या है? IgA इम्यूनोग्लोबिन ए जो है, यानी माँ का जो दूध है, प्राथमिक या प्रथम दूध है जो है, पीयूष जिसे कहते हैं, वो जब बच्चे को दिया जाता है तो प्राथमिक प्रतिरक्षा तंत्र, यानी बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र कहाँ से दिया जा रहा है? बाहर से दिया जा रहा है। तो क्या है? निष्क्रिय है। और जो अंदर से स्वतः उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम सक्रिय कहते हैं। और जो सक्रिय एंटीबॉडी होती है उसे बनने में समय लगता है, और जो निष्क्रिय एंटीबॉडी होती है इसे बनने में समय नहीं लगता, लेकिन ये कुछ ही समय तक रहती है और समाप्त हो जाती है। जबकि जो सक्रिय होती है, जो बनती है, वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सक्रिय होता है वो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के हानि नहीं पहुंचाता। हमारी बॉडी में जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता ना। और जो निष्क्रिय होता है, चूँकि वो बनाया गया है, वो हमारी बॉडी में हानि पहुंचाता है। कई सिस्टमों में, जीव द्रव्य में आदि में ये क्या करता है? हानि पहुंचाने का कार्य करता है। और हमने बता दिया कि सीधे तौर पे आप इतना ही केवल जाने कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है, बॉडी में स्वतः बनता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ये धीरे धीरे कार्य करता है। और जो निष्क्रिय होता है इसे बाहर से दिया जाता है, यह अस्थायी होता है, यह हमारे बॉडी पे कुप्रभाव भी डालता है। और एक तरह से हम कहें इससे तुरंत लाभ होता है, उसमें क्या होता है? तुरंत लाभ नहीं होता। तो हमारे सामने कई अंतर सामने निकल के आए हैं, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर पूछा जाता है। सक्रिय के अंतर्गत क्या आता है? सक्रिय के अंतर्गत क्या आती हैं? हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट हैं जो स्वतः एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, इसे सक्रिय में रखते हैं। और निष्क्रिय में जो बाहर से हम देते हैं तब हमारी बॉडी सक्रिय होती है, तो इसे निष्क्रिय कहते हैं। यानी बाहर से जो हमारी बॉडी में आए उसे हम निष्क्रिय कहेंगे, जो शरीर में स्वतः हो उसे सक्रिय कहेंगे। सीधी बात। सक्रिय कैसा होता है? इसमें धीरे धीरे हमारी बॉडी में लाभ होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, तो यह अस्थायी होता है, उसी में उसका आप समझ लीजिए, सीधी सीधी बात है। वह कहता है अस्थायी होता है, उसका नुकसान होता है, वह तुरंत लाभ करता है। कौन?
निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नोट्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, इस वीडियो को देख के अपने नोट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। टीकाकरण, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, ये परीक्षा में ये मान के लिए दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएंगे। यानी चाहे टीकाकरण की हम बात करें, चाहे एक बात और पूछा जाता है टीका तथा टीकाकरण, तब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। टीका किसे कहते हैं, टीकाकरण किसे कहते हैं, टीका की खोज किसने की है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र के पिता किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और तीसरी स्थिति ये आपकी बनती है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। हाँ, एक बात और कि हमारी बॉडी के दो सक्रिय कोशिकाओं, जो सक्रिय प्रतिरक्षात्मक कोशिकाओं के नाम बताइए, तो हमारा हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोट्स आप लोगों को भेज दिया गया है और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो न समझ में आए फिर से पूछिए, वीडियो बार बार देखिए। और ये आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगले दिन हमारा होगा स्टेम कोशिका। क्या होगा, स्टेम कोशिका, उस पर हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे, उसी में आएगा। उसके बाद अंग प्रत्यारोपण पे चर्चा करके इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे। अगली टॉपिक हमारी अब नया लेसन की शुरुआत होगा। तो आज बस इतना ही, अगले दिन इसकी शुरुआत होगी।